चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये वही बयान जिस पर देश का सियासी पारा हाई है। चीन विवाद में सेना को लेकर दिए बयान पर राहुल चौतरफा घिर गए हैं। बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने राहुल पर हमलों की बौछारें कर दी हैं। भोपाल पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कई सवाल भी पूछे। कहा कि लगता है राहुल गांधी 1962 के जमाने में जी रहे हैं। क्या कांग्रेस ने भारत की सेना का मनोबल गिराने का ठाना है? क्या राहुल गांधी को भारत की सेना पर विश्वास नहीं है? बार बार आपको चीन क्यों भारी लगता है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके। आगे कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद दुनिया में भारत का मान सम्मान और ताकत बढ़ी है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, जबकि 1942 में हमारे नेताओं को जेल में डाला था। कोई ऐसा मौका राहुल गांधी जी नहीं चूकते जहां भारतीय सेना का अपमान ना करना हो और चीन और पाकिस्तान की बार बार प्रशंसा वो ना करते। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के दूतावास से पैसा लेना या डोकलाम की घटना के समय भारतीय सेना के पक्ष में खड़े होने की बजाय चीन के अधिकारियों के साथ क्या खाना, क्या पीना, क्या चर्चा करना, इसके ऊपर देश उनसे आज तक सवाल पूछ रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 10 साल भारतीय सेना को ना लड़ाकू विमान दिए, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना ही आधुनिक हथियार दिए, तो भारतीय सेना को कमजोर करने का काम कांग्रेस के समय होता था। तो राहुल जी आप भी आइए जम्मू कश्मीर में, जहां 2011 में मैं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा पर निकला था लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए। मुझे जेल में डाल दिया था, मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया था। इधर राहुल गांधी के बयान पर मचे सियासी बवंडर के बीच कांग्रेस अब राहुल के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस ने बीजेपी से ही सवाल पूछ लिए। अनुराग जी, रोज चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहा है, रोज सैनिकों से झड़प कर रहा है, बॉर्डर के आसपास पूरी तरीके से बेसमेंट की तैयारी कर रहा है। और राहुल गांधी जी जब जब आगाह करते हैं, जब पहली बार कोरोना पे आगाह किया था तब आपने मजाक उड़ाया, और आज जिस तरीके से चाइना लगातार इस देश के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोकने पे लगा हुआ, उसको समझे, उस पर बात करें और इधर उधर मुंह चलाने की जगह सरकार में बैठे हैं उसको देखे और नियंत्रण करे और चाइना को लाल आंखें दिखाए। इस देश के उस नेता को नहीं जो इस देश के मूल मुद्दों की बात करता है। चाइना में बोलने में डरते। और ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी बीजेपी राहुल गांधी पर सेना के शौर्य को लेकर सवाल उठाने के आरोप लगा चुकी है। अब एक बार फिर सेना पर बयान देकर राहुल गांधी बीजेपी के लगातार निशाने पर है। सवाल यह है कि चीन की चालाकी पर सुलग रही देश की सियासत आखिर कब शांत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो साल 1962 की एक बार फिर से क्यों याद आ गई? साल 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बावजूद भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय प्रधानमंत्री थे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद तो वैसे हमारी इस पेशकश में आपको आ ही गई होगी, क्योंकि साल 1962 की बात जो हो रही है। लेकिन साल 1962 की स्थितियां, परिस्थितियां और सारे पैमाने साल 2022 से बहुत अलग हैं। पहले हो सकता है भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये साल 2022 में ही आ गए। एक लंबी यात्रा है भारत के विकास की, जिसे पूर्ण होने में भी समय लगा।
तमाम पार्टियों ने अपना समय भारत को दिया, अपना योगदान भारत को दिया, जनता ने अपना योगदान भारत को दिया, तब जाकर हम आज इस बूते हैं कि चाइना से अगर सैनिक इधर आते हैं तो जूते खा के जाते हैं। तो ये नया भारत है जो घर में घुसकर भी वार करता है और या तो पहले तो किसी को छेड़ता नहीं है और अगर कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ता नहीं है। तो ये नया भारत है, 2022 का भारत है। मैं फिर से कह देता हूं, ये 2022 में नहीं बना है। तमाम विषयों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले नजर आईएनडी एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो चीन विवाद पर बोलकर क्या बुरे फंसे राहुल? बीजेपी ने क्यों लगाया सेना का अपमान करने का आरोप? अनुराग ठाकुर ने क्यों दिलाई साल 1962 की याद? और अंत में क्या मोदी सरकार ने बढ़ाया है दुनिया में भारत का सम्मान? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से कई दफा विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ पवन पटेल साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं। और हमारे साथ रमेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तिवारी साहब, अनुराग ठाकुर जी 1962 की याद दिला रहे हैं, लेकिन तिवारी साहब बहुत परिवर्तन नहीं आ गया 1962 से 2022 में। खैर, आपका पक्ष सर। जी, की याद नहीं है जिसे भुलाया जा सके। भले कांग्रेस के मित्रों को न याद हो, याद तो नेहरू जी को भी नहीं रहा। पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था उस समय कि कितने वर्ग फुट जमीन चीन के कब्जे में भारत के 62 के युद्ध में गई है, तो आदरणीय नेहरू जी ने जवाब दिया था कि मुझे याद नहीं है। और उस समय जब विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई वो जमीन के बारे में जानकारी दीजिए। जी, जख्म है हाँ। भारत माता के ऊपर 1962 हमारे उन फौजी जवानों के ऊपर, जिनके पास आर्म्स नहीं, हथियार नहीं, कोई मार्ग नहीं वहां जाने का, सिर्फ जैसे कि मैंने बिना लड़ने वाली फौज को सामने कटने के लिए छोड़ दिया जाए, इस तरह हमारे जवानों ने बलिदान दिया। और उसके बावजूद चीन ने मेरी जमीन में कब्जा किया और आज भी वो जमीन में विवाद है। कहाँ है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि आपको, पर जमीन में कब्जा 62 में वो बच्चा बच्चा दुनिया का जानता है, देश का जानता है। अब रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी का कमाल, उनके बयानों में वो तो चाहते कि और तो कुछ है नहीं, उनके बयानों पे डिबेट होती रहे, चर्चा होती रहे, मीडिया में छपता रहे। अब वो मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने नोटबंदी की खिलाफत की और उसके बाद उन्होंने खिलाफत करी जीएसटी की। कांग्रेस शुरू से कर रही थी, उसके बाद कई चुनाव हो चुके, जनता का अभिमत आ चुका, पर उनने खिलाफत करी। नेता प्रतिपक्ष के हैं, करना चाहिए उनको, उस पर एतराज नहीं, पर उन्होंने चाइना का उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा कि चाइना की सेनाएं, फौज जितना हिंदुस्तान का नुकसान नहीं कर सकती, उतना जीएसटी नोटबंदी कर सकती। अब बताइए, इस तरह के बावले आदमी की बातों का क्या मैं जवाब दूं? मैं तो आज से नहीं, हतप्रभ हो जाता हूं जब वो कुछ बोलते हैं। अभी पिटाई, अरे भैया कोई बात आपको प्रतिपक्ष कहनी थी, तमाम भाषण रखे हुए 62 के, 65 के, 71 के युद्धों के, तमाम उन भाषणों को पढ़ लेते यार भैया। जो उनके भाषण लिखते हैं उनने सत्यानाश किया कि राहुल जी कर रहे हैं, मुझे तो दया आती। उन्होंने अभी कह दिया पिटाई। अरे किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना है, कैसा शब्द इस्तेमाल करना है, कालखंड कैसा है, समय कैसा है। मैं सोचता हूं उनका बचकानापन यात्रा के बाद तो कुछ झुंड कन्हैया टाइप के लोगों की, अभी तो वो भी पहुंच गए, किसान नेता भी एक दिल्ली वाले जो पहले केजरीवाल के साथ थे, ऐसे तमाम लोगों को जोड़ करके वो जो थोड़ी पैदल चले हैं, और इस पैदल चलने का उनका जोश बिलबिला गया। डोकलाम के मामले में उन्होंने सेना को हतोत्साहित करने का काम किया।
और दुश्मन देश की भाषा बोलने की आदत पड़ गई है कांग्रेस के लोगों को, चाहे पाकिस्तान का मामला हो चाहे चीन का मामला हो। देश के अंदर आतंकवादी हमला करे तो इनको उल्टा बोलना है। इस तरह से कांग्रेस रसात। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। अब मैं पवन जी से सवाल कर लेता हूं। पवन जी, तिवारी साहब तो ये कह रहे हैं कि चाइना वाली भाषा बोली जा रही है देश के विरोध में, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्या? तिवारी जी को क्या है, भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति को बोलने की आजादी मिली हुई, कुछ भी बोलते रहें। राहुल गांधी के बयान पे हतप्रभ हो जाते हैं। पठान मूवी पे जब डिस्कशन होता तब हतप्रभ नहीं होते, तब तो बड़ा गर्व से कहते होंगे पठान मूवी पे केसरिया रंग का ड्रेस पहना था उसने। तो ये तो इनके दोहरे चरित्र की अपने आप को खुद बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जब समूचा विपक्ष चाह रहा है किसी मुद्दे पे चर्चा, तो इस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं देता। बड़ी बड़ी डीगे हाँक लो, बाहर डिबेट में करवा लो, बाहर माइक बुलवा लो। इनका अनुराग ठाकुर जी, मैं कहता हूं अगर इन पे इतना दम है, इतना अच्छा काम किया, तो सदन में बहस क्यों नहीं करते हैं? कैसी लाल आंखें दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल पे खर्चा करने के बाद हम चाइना से क्यों मंगा रहे हैं? बस यहां बतौलेबाजी करने के लिए, यहां भाषण में स्टेटमेंट दे दो और बाकी वहीं से मंगाते रहो। क्या जो सामान चाइना से मंगाया जाए वो भारत में नहीं बन सकता है? ये सब बातों का जवाब नहीं देंगे। ये बड़ी बड़ी बतौलेबाजी करेंगे और उस बतौलेबाजी में कहीं राहुल जी को बोलेंगे, कहीं किसी को बोलेंगे। हम कहते हैं राहुल, यही वो राहुल गांधी जो सबसे पहले कोरोना के लिए आवाज उठाया था, मास्क पहन के गया था तो आप लोग मजाक कर रहे थे। फिर इसके पूरे देश का क्या हालत कर दिया आप लोगों ने। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दिलवा पाए, लाखों लोग मर गए, पूरा भारत रोड पे था, भूखों मर रहा था। तब आप नहीं कहा कि राहुल गांधी ने सबसे पहले बोला था। हम ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी बोल रहा है कि चाइना युद्ध के लिए तैयार, तो आप उसको अच्छे से लीजिए ना। आप देखिए कि एक विपक्ष अगर बोल रहा तो उसके हिसाब से तैयारी करिए। आप खुले मन से बोले कि हाँ, अगर आप हमको आगाह कर रहे हो, हम ऐसी और तैयारी करेंगे कि ऐसी कोई घटना ना घटे। लेकिन आप बड़े वाहवाही में घूम रहे हो। इतने बड़े नरेंद्र मोदी, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने चाइना वाली इतनी बड़ी घटना घट गई। 2020 में जब वो लद्दाख में हुआ था, तब से चल रहा वार्ता चल रही। आज तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाए कि वो आगे काम ना पड़ पाए। वो अपना बढ़ाता जा रहा, हम बतौलेबाजी करते जा रहे हैं, आपस में लड़ते जा रहे हैं। लेकिन ये उस तरह से नहीं करेंगे जो बोल के आए थे। बस सिर्फ जितना मोदी जी अपने भाषणों में जितना प्रांप्ट होकर बात करते हैं, लोगों में जोश भरते हैं, अगर उसका 10% भी एक्चुअल में किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि मतलब सरकार ने अभी कंट्रीब्यूट अपना उस तरह से नहीं किया जैसा करना चाहिए था। मैं रमेश जी से सवाल कर लेता हूं। रमेश जी, देश की जब बात आती है, और वाकई में डिप्लोमेसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जज हो, या संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी शीर्ष व्यक्ति, जब भी सरकार तक की आप आलोचना बहुत आराम से कर सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की कोई बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो, तो बड़ा सोच समझ के कहना चाहिए, और इसीलिए डिप्लोमेसी के शब्द भी बहुत नपे तुले रहते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दों का अगर चयन करते राहुल जी, ये मैं सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया, तो शायद बीजेपी को इतना मौका नहीं मिलता। देखिए, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर, खासतौर से जो हमारी कूटनीति के विषय हैं उन पर और सेना पर थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना चाहिए। और व्यक्तिगत बातचीत में ये बातें हो जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत प्रधानमंत्री से मिलकर के हो जाएं, रक्षा मंत्री से मिलकर के हो जाएं, या पत्र लिख करके हो जाएं। सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात से अगर बचा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका कारण यह है कि दो अलग अलग चीज है। कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो केवल नीतिगत निर्णय लेता है, बाकी युद्ध तो सेना करती है। अगर हम ये सैनिकों के पिटने की बात करेंगे तो उससे न केवल सेना का बल्कि जन सामान्य का भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। और जहां तक मुझे अनुमान है कि 1962 तक छोड़ दीजिए, 1962 तक ठीक है कि भारत पाकिस्तान और चीन दोनों से थोड़ा पीछे हटा और हमको नुकसान भी हुआ और बहुत भारी मन से हमने कलेजे पर झेलने को लिखा। लेकिन 62 के बाद जो भी युद्ध हुए हैं, चाहे वो 65 का युद्ध हो, वो 71 का युद्ध हो, वो कारगिल का युद्ध हो, या 2020 में जो सेना चीन ने अतिक्रमण किया था वो हो, भारतीय सेना ने उसका तगड़ा मुकाबला किया है और उसको पीछे हटाया है। अब इस पर सेना का भी बयान, चूंकि प्रतिक्रिया आ चुकी थी, वो सेना ने भी कहा कि हमारी 1 इंच भूमि पर उसका कुछ कब्जा नहीं है। तो ऐसी स्थिति पर हमको सेना पर भरोसा रखना ही चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात जरूर मैं इस बात को कहूंगा कि जब से चीन सत्ता बनी है या भारत स्वतंत्र हुआ है, बहुत आसपास हुए हैं। वो 49 में उसने यात्रा शुरू की, हमने 47 में यात्रा शुरू की। चीन ने हमेशा हमारे विश्वास का सदैव दुरुपयोग किया है। और अगर मैं कहूं कि चीन ने
रणनीति में, कूटनीति में, दोस्ताने में विश्वासघात ही किया है। तो कुल मिलाकर के अगर उसने विश्वासघात किया है तो भारत को ये चाहिए कि जो चीनी वस्तुओं का जो आयात होता है उस पर कहीं ना कहीं उस पर कम होना चाहिए। कोरोना के बाद, कोरोना में थोड़ा कम हुआ था लेकिन कोरोना के बाद फिर बढ़ा है। इस पर एक रणनीति के साथ, ये सरकार के स्तर का काम है। यहाँ मैं राहुल गांधी जी के वाक्य का मैं कहूंगा कि उनको थोड़ा संयम बरतना था, लेकिन यहाँ सरकार को भी ये चाहिए कि चीन हमेशा धोखा देता है, तो चीनी वस्तुओं पर हमारी निर्भरता कम हो, हमारा वहां से आयात कम हो। और अगर वो चीन आयात घटा रहा है जी, तो अगर वो आयात घटा रहा है तो हमको भी उसका आयात घटाना चाहिए। तो इस पर जरूर थोड़ा विचार होना चाहिए। बिल्कुल, आपने ट्रेड की बात कही है, पर शर्मा साहब एक मैं रिपोर्ट का जरूर जिक्र करूंगा। एक रिपोर्ट आई थी चीन के साथ हमारे जो व्यापारिक समझौते हैं उसको लेकर भी, यदि हम चाइना से जो बहुतायात में, चाहे वो कच्चा माल हो या फिर जो एसेसरीज आती है, उसे लेना अगर बंद कर देंगे तो हमारे भी जो दुकानदार हैं, जो व्यापारिक वर्ग है, इस पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। क्योंकि कच्चा माल हो या फिर जो बहुतायात में चाइना से एपरेटस आता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो भारतीयों को उसे बनाने में, यानी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि एक बेस तो इसके लिए बनाना चाहिए। तिवारी साहब, आप कह रहे हैं कि चाइना को आंख दिखा रहे हैं मोदी जी, मतलब एक बात कह रहा हूं, लबो लबाब आपकी बात का, लेकिन पटेल साहब ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा जो व्यापारिक रिश्ता है वो और बढ़ता जा रहा है। चाइना से जो पहले व्यापार था वो दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। तो ये दोनों चीजें तो समानांतर नहीं हो सकती ना, अगर पटेल जी की बात सही है तो। पटेल जी की बात का मैं बिल्कुल है तो वो करता हूँ कि उन्होंने ठीक बात कही है। और आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने जो बात कही है, उन्होंने तो बड़ा खुल के कह दिया कि भाई चाइना से हमको जितना हो सके उतना व्यापार सिकोड़ना चाहिए। आपने उसको एक जवाब खुद दिया है कि कच्चा माल और ये वो करके। मेरा कहना दूसरा, आदरणीय शर्मा जी से आग्रह पूर्वक, कि मुझे जो जानकारी है आंकड़ों की, 44% व्यापार चीन का पूरे विश्व में घटा अभी इस युद्ध के बाद, जो दुनिया के देशों में, और उसमें भारत का भी कुछ मामलों में, कुछ जिन्सों में व्यापार घटा है। व्यापार बढ़ा करके जो कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ उसका तथ्यात्मक अन्वेषण करना चाहिए। और मूल बात जो आई है कि हमें उन चीजों में भी, जो चीज हमको बाजार की दृष्टि से सस्ती पड़ती होंगी या कुछ भी होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास करते। आपने देखा होगा कि रक्षा के मामले में हम कई देशों पर निर्भर रहते थे, एक पुर्जा भी जरूरत पड़ती, पर आज देश के अंदर लड़ाकू विमान बन रहे हैं। देश के अंदर तमाम प्रकार के अन्य, शुरुआत तो अटल जी ने कर दी थी पोखरण से। और इस नाते मेरा कुल कहना यह है कि निश्चित चीन से हमको व्यापारिक संबंध कम करना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ, आदरणीय शर्मा जी बैठे हैं और अच्छा हम लोगों को समझा देंगे, कुछ सौदे होते, कुछ समझौते होते। जी। हमको हर एक बात पर राष्ट्र संघ की नजर रहती। और इन तमाम परिस्थितियों में मैं नहीं सोचता कि देश की जो वर्तमान सरकार है, एक आम आवाम को, जनता को यह भरोसा है कि अगर मोदी है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तो देश की सीमाएं असुरक्षित हो ही नहीं सकती। देश के साथ कोई धोखा, कोई मुगालता हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले असुरक्षित, देश की आम जनता का भरोसा है। पहले असुरक्षित, चुनौतीपूर्वक इस बात को, तिवारी साहब आदरणीय, पहले असुरक्षित थी सीमाएं, असुरक्षित थी नहीं। अब क्योंकि शर्मा जी ने कहा कि वो छोड़ दीजिए 62-65, सर छोड़ दिया। 71 हमारे देश में, 71 हमारे देश ने देखा था। 71 को छोड़ करके बाकी 65 और 62 का युद्ध और छुटपुट घटनाएं अगर आप रिकॉर्ड में लेंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे। चलिए, मैं ये कह सुनिए, और 71 में भी हम हारे, 71 में हम जीते, 80,000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर कराए। पर हमने शिमला में समझौता करके भुट्टो के साथ जीती हुई जमीन वापस कर दी, सैनिक वापस कर दिए। और इसलिए गलतियां किसने की? तिब्बत किसने खोया?
चलिए, अगर ये ठीक बात है, करेंगे तो ठीक लोग है। कहेंगे नेहरू जी का कुछ- विरोध कर रहे हैं। कुछ तिब्बत अगर आज हमारे पास होता हाँ। तो अरुणाचल चलिए, कहाँ चर्चा उनकी आग के चर्चा में नजर में अब पटेल साहब का हम रुख कर लेते हैं। जी पवन जी, आप भी देखिए आदरणीय पत्रकार साहब ने जब बोला व्यापार कम करना चाहिए तो बढ़ गए पूरे विश्व में। ये जो आंकड़ों की बाजीगरी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बड़ी अच्छी आती है। जब हम बात करेंगे, हम अब चाइना और भारत के व्यापार की बात करेंगे तो पूरे विश्व के पटल पे ले जाके कहीं ना कहीं उसको कम करके प्रूफ कर देंगे। और अभी कितने जोश से बोल रहे थे जब तक मोदी है ऐसा नहीं होगा, ऐसा। यही तो इनकी विशेषता है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं करेंगे, यहां आदमी के अंदर जोश भर देंगे कि साला कमल के बटन के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब एक्चुअल में हकीकत क्या है पता है? हकीकत में 2021-22 में 115 बिलियन डॉलर का व्यापार चाइना से चल रहा है। आम आदमी अगर एक लड़ी लेता था तो उसको हम बड़ी नसीहत देते थे कि चाइना से एक लड़ी मत खरीदो, ये पूरा व्यापार चाइना से करते जाएंगे। 112 बिलियन डॉलर। हाँ, 2019 के पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करती थी यूसी पे, जो चाइना की कंपनी थी, और उसके बाद में बोलते हैं कि डाटा चोरी कर रहे हैं। तो इनकी दोहरे मापदंड तो हमें ये कांग्रेस को सिखाएंगे देशभक्ति, कांग्रेस को सिखाएंगे सेना का शौर्य की रक्षा करना। कांग्रेस के ही लोगों ने कांग्रेस के ही समय देशों के प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था। और आपकी क्या भूमिका थी पूरी दुनिया जानती है। आपके मंत्री तो बोलते हैं कि हम अग्निवीर रखेंगे 4 साल के लिए, और उसके बाद उसको हम अपने भारतीय जनता पार्टी के बाहर सिक्योरिटी पे नौकरी करने पे वरीयता प्राप्त करेंगे। ये होता है सेना का शौर्य। ये बताना चाहते हैं आप करना कुछ नहीं चाहते, आप सिर्फ बतौलेबाजी करना चाहते हैं, और जो यथास्थित हकीकत है उससे आम दुनिया को छुपाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी करके कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो उनकी इमेज बनाई है वो बस न गड़बड़ हो, भले बाकी कुछ होता जाए। हम कहते हैं कि आप क्यों नहीं करते, आप जो बोलते हैं उस पर अडिग क्यों नहीं रहते हैं? जब सभी विपक्ष कार्रवाई चाहता है चर्चा, तो क्यों नहीं कराना चाहते चर्चा? सभी दल की मीटिंग बुला के चर्चा करा लीजिए, आप राज्यसभा में नहीं करा सकते, लेकिन नहीं कराएंगे आप चर्चा, बस नहीं कराएंगे। बाकी आपके सबके मंत्री, सब आपके प्रवक्ता ऐसे स्पीच दे दे के मीडिया में अपना वक्तव्य देते रहेंगे, लेकिन सदन में चर्चा नहीं कराएंगे। रमेश शर्मा साहब प्लीज। देखिए, मोटे तौर पर 2 अलग अलग बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं व्यापार बढ़ रहा है। और चीन से जो सामान सस्ता जरूर आता है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती वो कब तक चलेगा। और ज्यादातर दिखावटी सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान चीन से आता है, जिसके बिना हमारा काम आसानी से चल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने स्वरोजगार के ऊपर, स्वराष्ट्र के ऊपर, स्वत्व के ऊपर, अपने स्वाभिमान के ऊपर, उस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से तिवारी जी को भी स्मरण होगा, हमने बचपन में नारे लगाए हैं कि एक तब चवन्नी तेल में और चाऊ एन लाई जेल में, आपने भी लगाए होंगे। मगर उसके बाद देख रहे हैं तो चीन का सामान ज्यादा आ रहा। तो कुल मिलाकर उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सेना के बारे में राहुल गांधी जी को थोड़ा सा बोलने से बचना चाहिए। वो जितना कुछ हो, नीतिगत निर्णय जो सरकार लेती है उस पर वो आक्षेप करें, सेना को छोड़ करके बात करें, व्यापार के ऊपर राहुल गांधी जी बात करें, तो मैं समझता हूं थोड़ी सी असर भी करेगी, अपील भी होगी सेना पर, इसमें कोई शक नहीं। मोदी राज में पहली बार पाकिस्तान की और बर्मा की, म्यांमार की सीमा में घुस करके हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो जैसे 65 के युद्ध में भारत ने 2 कदम आगे बढ़े, 71 के युद्ध में और 4 कदम आगे बढ़े, कारगिल के युद्ध में हम 5 कदम आगे बढ़े। तो भारत जैसे जैसे समृद्ध हो रहा है वैसे सशक्त हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये यात्रा हमारी चल रही है और आगे चल करके मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं संसार छोड़ने से पहले जो हिस्सा पाकिस्तान और चीन ने दबाया हुआ है, भारत उसको वापस ले ले, ये मैं देख सकूं। वाह, बहुत अद्भुत बात के साथ आपने आप संसार नहीं छोड़ेंगे। वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चर्चा अब पूरी हुई, और एक इकबाल का बड़ा ही प्रसिद्ध शेर है कि यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जमा हमारा। यानी कि जिनकी हस्ती चलती थी उनकी हस्ती मिट गई। हिंदुस्तान आज भी वही है। कई शताब्दियों पहले भी आक्रांता भी आए, आकर चले गए। इस देश को तहस नहस करने के अलग अलग षड्यंत्र रचे गए, वो भी चले गए, लेकिन ये देश आज भी अपने तमाम विचारों पर अटल है। हम भले ही विकसित नहीं हुए तो क्या, हमारे पास एक बड़ा हौसला है। 136 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो जाहिर सी बात है इस देश को चलाना इतना आसान नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की। हाँ, विचारों में आदान प्रदान थोड़ा अलग होता है, पर देश के झंडे के सामने सभी एकजुट रहते हैं, और यही होना चाहिए, तभी दुनिया को हमारी असली ताकत पता चलेगी।
IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।